जय हिंद दोस्तों। और आज अपन को जो कल को अपना वो वीडियो चल रहा हो तो भारत को इतिहास जो प्राचीन से लेके आधुनिक तक उसको पार्ट 2, क्योंकि कल अपन ने लगभग 250 के समथिंग यानी 150-200 क्वेश्चन क्या कर लिए थे, हल कर लिए थे ऑनलाइन में। ठीक है, और एक बात का विशेष ध्यान देना, जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं एक क्वेश्चन सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, किसी भी टेस्ट में दे दीजिए, लेकिन एसएससी जीडी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उसको अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है, और विश्वास के साथ पढ़िए, आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा, यहीं से मिलेगा, कहीं बाहर से नहीं जाएगा। क्योंकि अपन जब 400-500 क्वेश्चन कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट का तो उसमें से क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है, थोड़ा अपन अंदर की बात अंदर भी चलते हैं, उसके साथ साथ तो थोड़ा एनालिसिस भी बताते चलते हैं। तो इसके साथ अपन क्या करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा अपन पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि आज बड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी वीडियो हो सकती है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आज पार्ट नंबर 2, जो प्राचीन से आधुनिक तक की जो सफ़र था, आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले द्वैत शासन का अंत किसने किया। अच्छा, सबसे पहले तो आपको द्वैत शासन समझना चाहिए। द्वैत शासन का मतलब है जो भारतीय शासक थे उनके साथ साथ अंग्रेजी साम्राज्य का स्थापना, अंग्रेजी शासन का चलना, उसको बोला जाता है द्वैत शासन। उसको क्या बोला जाता था, द्वैत शासन बोला जाता था। यानी जो भारतीय राजा थे, जो राजा, जैसे मान लो मैं राजा हूँ यहाँ का, तो हमारे साथ साथ जो मैं एक नाम मात्र का राजा होता था, कुछ कंडीशन मेरे ऊपर अप्लाई होती थी, कुछ कंडीशन जो अंग्रेज थे उन राजाओं के ऊपर अप्लाई होती थी। ठीक है, अच्छा, डिटेल से तब पढ़ेंगे। तो अभी आप समझ लो द्वैत शासन का अंत किसने किया। तो द्वैत शासन मतलब अपने साथ अंग्रेजी राज्य का राजा बैठना, द्वैत शासन होता था। ठीक है, यदि हम इसका आंसर करेंगे तो द्वैत शासन का अंत किसने किया, तो हेस्टिंग्स ने। किसने किया, तो हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल है, उसने किया था क्या, तो द्वैत शासन का अंत। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, तो हेस्टिंग्स। अच्छा, इसके बाद अगला दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए, अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया। यदि हम अंग्रेजों के विरोध की बात करते हैं तो जब अंग्रेजों का व्यापार वर्चस्व कर रहा था तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली राजा हमारे भारत में कौन थे, तो मराठा थे। कौन थे, मराठा थे। तो मराठाओं ने सबसे ज़्यादा विरोध किया। किसने किया, मराठाओं ने अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा विरोध किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, तो मराठा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर अंग्रेजों ने किसको बुलाया था, यानी किस राज्य को बुलाया था। मतलब क्वेश्चन को समझना पहले, प्रशासनिक अव्यवस्था मतलब राजा चलाने वाला ठीक नहीं था, तो इस आधार पर अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी राज्य में बुला लिया था। तो वो कौन सा राज्य था, उसका नाम क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा आपसे। तो उसका नाम क्या है, अवध। कौन सा है उसका नाम, तो अवध है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता है अपना, तो अवध हो जाता है। ठीक, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपना क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव कब रखी गई थी। भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव कब रखी गई थी, तो इंपोर्टेंट है 1836 में। कब रखी गई थी, तो 1836 में रखी गई थी। ठीक है, अच्छा, भारत में डाक टिकट तथा रेलवे लाइन की शुरुआत यानी रेल की शुरुआत करने वाला गवर्नर जनरल कौन था और कब किया था। तो आपको बता दें कि जो अपना डलहौजी है, कौन है, डलहौजी, उसने 1853 में डाक टिकट और संगे रेलवे लाइन को काम करा, यानी रेल की स्थापना करी थी। तो कब की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, तो डलहौजी। कौन था, तो डलहौजी था। और कब की थी इसने, तो 1853 में। कब की थी, तो 1853 में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, सादत खां। कौन था, सादत खां। इसको बोला जाता है, वेरी मोस्ट है, बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था इसे। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन है अपना कौन सा, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेस्टिंग्स। कौन है, यानी सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किसके द्वारा चलाई गई, तो वो अपना कौन सा है, गवर्नर जनरल, तो हेस्टिंग्स है। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान किसे बनाया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान किसे बनाया। अच्छा, तो बिहार का दीवान का मतलब समझ नहीं आ रही, पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से अंग्रेजों ने राज्य स्थापित करो, तो उतई से ये चला रहे थे और अपने क्या कर रहे थे, जैसे बिहार है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, मुंबई है, यहाँ पर
जो पहले था, पहले तो राजा ही थे, गवर्नर जनरल बैठा ले। गवर्नर जनरल के पहले इन्होंने जो बिहार है, पश्चिम बंगाल बिहार एक था, तो बिहार में जो अपना दीवानी मतलब है राजा की गद्दी पर बैठाने वाला व्यक्ति, तो जो लोग बिठा रहे थे, तो उन व्यक्ति का नाम कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान किसे बनाया था? तो बिहार का दीवान किसे बनाया था? तो आंसर देंगे आप राजा सिताब राय। कौन थे? तो राजा सिताब राय। कौन थे इसका आंसर? तो राजा सिताब राय। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है महाराणा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका उत्तराधिकारी था खड़क सिंह। कौन था? तो खड़क सिंह। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अगला क्वेश्चन, अपना स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत दिया था अपना हेस्टिंग्स ने। अच्छा, इसके बारे में हम डिटेल से बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन अभी वन लाइन में चल रहे हैं तो उसको इसी तरह से अपन चलेंगे। ठीक है। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन था? तो सहायक संधि प्रणाली का जनक तो वो था अपना वेलेजली। कौन था? तो वेलेजली था। ठीक है। कौन था? तो वेलेजली था। इसका महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र किसने पढ़ के सुनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैनिंग। कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैनिंग। कैनिंग गवर्नर जनरल है, उसको नाम हो जाएगा। ठीक है। रणजीत सिंह किस मिसल से थे? तो इसका नाम है सुकरचकिया। वेरी वेरी मोस्ट है, जो पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, सुकरचकिया। अगर हम मिसल की बात करें तो गांव मिलकर एक मिसल का निर्माण बनाते हैं। ध्यान करना, देखो ऐसा होता है, जो पहले साम्राज्य थे, राजा थे, उनके साम्राज्य में सबसे छोटी इकाई ग्राम मानी जाती थी। कुछ ग्राम मिलकर क्या बनाते थे? तो मिसल का निर्माण करते थे। तो इसी तरह इनका नाम क्या है? रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो मिसल का मतलब है कुछ ग्रामों का समूह। किस मिसल के थे? तो सुकरचकिया। और एक क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इम्पोर्टेंट है, याद करके चलेंगे। ठीक है। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना तो मीर कासिम। कौन लाया था? तो मीर कासिम। ठीक है। कौन लाया था? तो मीर कासिम लाया था। ठीक है। इसका टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799। कब हुई थी? तो 1799 हुई थी। डिंडीगुल क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो यह एक तमिलनाडु का शहर है। तमिलनाडु का क्या है? एक शहर है। ठीक है। और वेरी वेरी मोस्ट है। यदि हम डिंडीगुल की बात करें तो हमने जो राज्य बताया तमिलनाडु राज्य में, देखना उस मैप में भी आपको बताया गया है डिंडीगुल कहाँ है। वहाँ पर भी मैंने बताया था कि डिंडीगुल क्या है, इंपोर्टेंट है और पेपर पूछा जाता है। तो यह तमिलनाडु का एक शहर है। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ये हुई थी हेस्टिंग्स के समय में। किसके? तो हेस्टिंग्स के समय में क्या हुआ था? कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब ब्रिटिश भारतीय राज्य विस्तार का अंत किसके समय में हुआ था? तो इसका नाम है क्या अपना? तो डफरेन के समय में ब्रिटिश राज्य का विस्तार का कम होना शुरू हो गया था, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा विस्तारित हो गए थे व्यापार के रूप में। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। ठगों का दमन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कर्नल सिलीमैन किसने ठगों का दमन किसने किया था? तो कर्नल सिलीमैन ने किया था। इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है। अच्छा, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? इंपोर्टेंट है, भूलना मत। तो इनका नाम है चूड़ामणि। क्या है इनका नाम? तो चूड़ामणि या चूड़ामन, इन्हीं को बोला जाता है चूड़ामन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, याद करके चलेंगे। जाटों का अफलातून किसे बोला जाता है? तो इस इंपोर्टेंट है सूरजमल। किसे बोला जाता है? तो जाटों का अफलातून किसे बोला जाता है? तो सूरजमल को बोला जाता है। इसके बाद लोहेगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो बंदा बहादुर को। किसने बनवाया था? तो बंदा बहादुर ने। अच्छा, ये बंदा बहादुर कौन है? तो हम थोड़ा सा आपको बता दें, जो सिख धर्म है, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। वो थे तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख धर्म का प्रचार करने वाला कोई नहीं था। ठीक है। तो बंदा बहादुर सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया? जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई तो बंदा बहादुर एक राजा थे, उन्होंने सिख धर्म को आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं है, इन्होंने बढ़ाया है। ठीक है। तब तो उनकी मृत्यु हो गई, बाद में इनको बर्बाद दिया था। मतलब इन्होंने राज सत्ता त्याग दी थी और जी क्या करने लगे थे? मतलब सिख धर्म को बढ़ाने का प्रचार प्रसार करने लगे थे। तब उनकी हत्या करवा दी, क्योंकि ये बहुत अच्छा और ताकतवर शासक था। ठीक है। अच्छा, तो किस मुगल बादशाह ने
के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे इसको। तो फर्रुखसियर, उसका नाम क्या है? तो फर्रुखसियर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पंजाब में सिख राज्य की स्थापना किसने की थी? तो रणजीत सिंह ने। किसने करी थी? रणजीत सिंह ने, जो शुक्ल चकिया मिसल के राजा थे उन्हीं ने करी थी, ठीक है। रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉइंट याद करना, रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, तब इनको महाधिराज की उपाधि मिली थी। क्या मिली थी? महाधिराज की उपाधि प्राप्त हुई थी, ठीक है। इसके बाद रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच की संधि कौन सी हुई थी? तो देखो क्या होता था, अंग्रेज जो होते थे तो जी राजाओं से क्या करते थे, जो राजाओं से पहले उनको मनाते थे कि हमें यहाँ पर व्यापार करने दी। तब राजा, अगर राजा नहीं मानते थे तो उनसे उनके ऊपर चढ़ाई कर देते थे, लड़ाई होने लगती थी। तो उसके बाद राजा को मजबूरन क्या करना पड़ता था? संधि करनी पड़ती थी, ठीक है, कि आप ठीक है, मतलब आप लोग व्यापार यहाँ पर कर सकते हैं। तो रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक है। अच्छा, इसको अमृतसर की जो संधि है किस नदी क्षेत्र तक सीमित रही इनकी? तो जा रही सतलुज नदी तक। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ तक सीमित रही? तो जा रही इनकी सतलुज नदी तक, ठीक है। इसको किसके समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्यों में हो गया था? सिंध का विलय है, यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना। तो ये थे गवर्नर कौन? तो एलन बरो। कौन थे? तो एलन बरो नहीं, एल्गिन थे। किसके समय में? तो एल्गिन के समय में। किसके समय में? एल्गिन के समय में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है? सिंध विजय का श्रेय तो चार्ल्स नेपियर। किसको? चार्ल्स नेपियर, ठीक है, जो अंग्रेजी थे उन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, तो उसका श्रेय किसको दिया था? तो चार्ल्स नेपियर को दिया था। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो हम दोनों क्वेश्चन क्लियर कर दे रहे हैं। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? तो आंसर आप क्या कहेंगे? तो डुप्ले। ये तो आपका क्लियर हो गया। अच्छा, और अभी आपने क्या किया, यहाँ पर भी पढ़ा कि सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन था। तो देखो उसी के नीचे हमने एक क्वेश्चन और लिखा है कि सहायक संधि को सुनिश्चित तथा व्यापक रूप पर फैलाने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था वेलेज़ली। इसलिए उसे किसका सहायक संधि का जनक भी माना जाता है, ठीक है। तो कौन था? तो वेलेज़ली, ठीक है। चलो, इसके बाद आगे चलेंगे। रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? तो क्या थी? लाहौर, क्योंकि उन्होंने लाहौर को जीता था और लाहौर को क्या बना रहा था? अपनी राजधानी बना लिया था। गोद प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा जनरल था? गवर्नर। तो उसका नाम क्या? डलहौजी। कौन था? तो डलहौजी। कौन था? तो डलहौजी, ठीक है। इसके बाद डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो क्या हुई थी? 1616 में। कब हुई थी? तो 1616 में। कब हुई थी? तो 1616 में। इसके बाद आ जाएंगे बीजगणित में विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति। बीजगणित तो अंकगणित आप जानते हैं, बीजगणित होती है, जो गणित होती है उसी का एक पार्ट है, हिस्सा है। तो बीजगणित में विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भास्कर। कौन है? तो भास्कर। बीजगणित से संबंधित है, सीधी सी बात है, जहां से अपन को एक्स चर राशियां होती है ना, वही है जो जहां पर आपकी जो चर राशियां आने लगती हैं, जिस गणित में आपको जैसे एक्स ए से लेकर जेड तक मिल के आने लगती है, तो उसको बोला जाता है फिगर। वहां से वो बीजगणित का कहलाने लगती है, ठीक है। इसका सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में पूछा गया है, पूछा जाएगा, तो वो है अपना बीड़ा। इसका अंकुर वाट का मंदिर किसके राज्य में बनाया गया था? किसके राज्य काल में बनाया गया था? जब कौन सा शासक था जब अंकुर वाट का मंदिर बनवाया जा रहा था? किसके शासन काल में? तो वो था सूर्यवर्मन द्वितीय। कौन था? सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है। अच्छा, यदि हम अंकुर वाट की मंदिर की बात करते हैं तो यह मंदिर हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर है, यानी यह मंदिर हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। और अंकुर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो ये तो आपको भी पता है कि अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? तो सलहर के युद्ध में मुगल सेना ने किसे हराया था? सलहर के युद्ध में मुगल सेना ने किसे हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना क्या? शिवाजी। क्या हो जाएगा? तो शिवाजी को हराया था, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि हम रंगीला बादशाह की बात बता दें आपको थोड़ी सी, तो यह बहुत ज़्यादा अय्याश टाइप को शासक था, ठीक है, क्योंकि यह अपने जब राज दरबार लगा रहता था तो महिलाओं के कपड़े पहनकर कभी कभी निर्वस्त्र ऐसा घूमने के लिए आ जाता था, इसलिए इसे बोला जाता था क्या, तो रंगीला बादशाह। क्या बोला जाता था, रंगीला बादशाह। तो रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था, तो मुबारक शाह को। मुबारक शाह, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह का मकबरा। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह का मकबरा। यदि आपको बता दें कि दिल्ली का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था, जिसको अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था और उसको क्या पेंशन के रूप में पैसा दिया जाता था, उसकी निर्धारित पेंशन कर दी थी, ठीक है। तो जब वह रंगून भेज दिया गया तो उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो रंगून में हो गई थी, तो वहीं पर उसका क्या बनाया गया था, तो मकबरा बनाया गया था। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह का मकबरा कहाँ है, तो रंगून, ठीक है। अच्छा, रंगून। अच्छा, इसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कितनी बार किया, तो 8 बार। कितनी बार किया, 8 बार किया। और नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1739 में। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद शिवाजी के समय कितना भू राजस्व वसूला जाता था। जब शिवाजी शासक थे तब किसानों से कितना भू राजस्व मिलता था, तो भू राजस्व का 33%, यानी कि उनकी जो भू राजस्व था उसका 33%, ठीक है। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां आरा ने। किसने करवाया था, तो जहां आरा ने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है अपना किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, तो उनका नाम है अपना कौन सा, तो गुरु गोविंद सिंह। कौन, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जीवन परिचय किसने लिखा था, तो इसका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु थे, अर्जुन देव, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो औरंगजेब ने के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो औरंगजेब के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मुर्शीद कुली खां। कौन था, मुर्शीद कुली खां। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पेपर पूछा जा सकता है। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, तो वेरी वेरी मोस्ट है, 12 अप्रैल 1680 में। कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1680 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसके बाद औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था 1679 में। यदि हम बीबी के मकबरे की बात करते हैं तो बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो औरंगाबाद में। कहाँ पर है, औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है अपना था, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो बीबी का मकबरा कहाँ है, तो इसका निर्माण 1679 में, औरंगाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। औरंगाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। अच्छा, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था तो यह हुआ था अपना कब, 1698। कब हुआ था, 1698 में, ठीक है। इसके बाद नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो मेहरुनिसा। क्या था इसका नाम, मेहरुनिसा। मेहरुनिसा क्या था, तो मेहरुनिसा था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हैदर अली मैसूर के शासक कब बने, हैदर अली मैसूर के शासक कब बने थे, तो ये बने थे 1761 में। इसी तरह माधवराव नारायण पेशवा कब बने थे, तो 1761 में, ठीक है। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी, तो 1699 में। कब डाली थी, 1699 में। इसके बाद सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था, तो मोहम्मद शाह की। किसके में, तो मोहम्मद शाह, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है फर्रुख सियर किसकी सहायता से शासक बना था, तो सैयद बंधु की। सैयद बंधु भाई थे, जो उनका काम राजा बनाना था और राजा को हटाना था, ठीक है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को। किसको बोला जाता है, तो नादिर शाह को, ठीक है। अच्छा, मुबारक शाह या इन्हीं को बोला जाता है मोहम्मद शाह, ये भी ध्यान करना, मोहम्मद शाह, ठीक है। अच्छा, इसके बाद किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपने सुना होगा अवध के नवाब। तो किसके शासक, तो यानी कि अवध के, ठीक है।
अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद गुलाम वंश को और किसके नाम से जाना था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश को और किसके नाम से जाना जाता था? तो इनके नाम थे, 3 और नाम याद रखना है आपको। इलबिरी वंश के नाम जाना जाता था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ममलुक, वेरी वेरी मोस्ट है, ममलुक वंश के नाम जाना जाता था इसको। और लास्ट कौन सा अपना? तो दास वंश। कौन सा अपना? तो दास वंश के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि जो गुलाम वंश है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शासित, यह क्या था? गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। ठीक है। दिल्ली का पहला तुर्क शासक कौन था? तो ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, याद करते चलना है। ठीक है आपको, और पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का शासक बना दिया था? क्योंकि लाहौर का राज्यपाल किसको बनाया था? तो मोहम्मद गौरी ने इसको लाहौर का राज्यपाल बनाया था। किसने? तो मोहम्मद गौरी ने। तो मोहम्मद गौरी की जैसे ही मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के बाद किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। कहाँ का? लाहौर का। तो किसकी मृत्यु के बाद? तो गौरी की मृत्यु के बाद। ठीक है। इसके बाद किसकी मदद से ऐबक ने बंगाल को अधीन कर लिया था? ठीक है। तो इसका नाम है केमाजी रूम। इनका नाम क्या है? तो केमाज रूमी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। इसका ऐबक ने बंगाल का सूबेदार किसको बनाया था? तो बंगाल का सूबेदार, अब ऐबक ने किसको बनाया बंगाल का सूबेदार? अली मर्दन खां को। किसको? तो अली मर्दन खां को। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है? लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसके बारे में हम बता दें, जब भी कोई इसके दरबार पर मांगने के लिए आता था तो लाखों का दान दे दिया करता था। मतलब किसी को भी अगर उसको जिसको देना होता था तो वो उसको लाखों के रूप में अपनी दिनार मुद्राएं दे देता था। कौन? ऐबक। इसलिए इसे ही क्या बोला जाता था? तो लाख बख्श के रूप से नाम से जाना जाता था। तो किसको? लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता था? तो ऐबक को जाना जाता था। ठीक है। इसके बाद अपना कुतुबुद्दीन की नींव किसने रखी थी? क्योंकि नींव रखी थी ऐबक ने, और निर्माण पूरा करवाया था किसने? तो इल्तुतमिश ने। तो नींव रखी थी किसने? तो ऐबक ने। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे क्वेश्चन है अपना, दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद यानी जामा मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो इसी ने बनवाया था। किसने? तो ऐबक ने। किसने? तो ऐबक ने। ठीक है। इसके बाद अपना कौन सा क्वेश्चन है? ऐबक की मृत्यु कब और कैसे हुई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो ऐबक की मृत्यु 1240 में कब हुई? 1240 में चौगान खेलते हुए। कौन क्या खेल रहा था? चौगान खेलते हुए। अच्छा, चौगान क्या है? तो चौगान आपको आज के समय में घोड़े पे बैठकर जो घोड़े पे बैठकर खेला जाता है ना, बॉल को छड़ी लेकर, उसको बोला पोलो टाइप का। कौन सा खेल कि हमें आज के समय में? पोलो। तो पोलो या चौगान खेलते समय क्या हुआ था? उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? तो ऐबक की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? तो ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? तो लाहौर में, क्योंकि यह वहीं का शासक था। तो कहाँ पर इसका मकबरा? तो लाहौर में है। ऐबक के बाद दिल्ली का शासक, लाहौर से कहाँ गया था? दिल्ली आ गया था। ऐबक के बाद दिल्ली का शासक कौन हुआ? तो आराम शाह है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इनके बारे में, उनको नाम ही है आराम शाह है। तो इनने शासक 4 से 6 महीना किया। कहाँ कब तक किया उन्होंने? 4 से 6 महीने शासक किया, और ये अयोग्य शासक रहा। ठीक है। कुछ समय तक शासक रहा, कम समय के लिए। ठीक है। बलबन को किसने शासक बनाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दिल्ली के अमीर सरदारों ने। दिल्ली के कहाँ के? दिल्ली के अमीर सरदारों ने। ठीक है। अच्छा, ये दिल्ली के अमीर सरदार कौन थे? तो अब हम आपको बता दें कि दल चालीसा, जो 40 अमीर सरदार थे, इन्हीं ने क्या करा होता? बलबन को क्या बना होता? तो दिल्ली का सरदार बनाया था। और इसी दल चालीसा को सबसे पहले क्या किया था? खत्म। किसने? तो बलबन ने इसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया था। और दल चालीस का निर्माण किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा में याद करके चलेंगे। दल चालीसा का गठन या तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने। अभी हाल हमने बताओ ना, तो इल्तुतमिश ने। ठीक है। अच्छा, इसके बाद किसके शासनकाल में मंगोल चंगेज खान ने आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में? तो मंगोल शासक चंगेज खान ने आक्रमण किया था। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक किया था इसने इल्तुतमिश। जब किसका शासक था? तो इल्तुतमिश का। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का महाकाल मंदिर किसने लूटा था? नहीं, इसका आंसर क्या है? ऐबक के समय में किया था। किसके समय में? तो ऐबक के समय में। ठीक है। इसके बाद उज्जैन का महाकाल मंदिर किसने लूटा था? तो इसको लूटा था इल्तुतमिश ने। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके लिए पूछा जाएगा। किसने?
तो इल्तुतमिश ने, ठीक है। इसके बाद इल्तुतमिश ने कौन सी प्रथा लागू की थी, तो एकता प्रथा। कौन सी, तो एकता प्रथा लागू की थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम एवं पहली महिला शासका, जो भारत की पहली महिला शासका, मुस्लिम महिला शासका कौन सी है, तो रजिया सुल्तान। इसके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी कहानियां हैं, अभी कहानियां नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि अभी बल्ला में चल रहा है, तो आप केवल क्वेश्चन आंसर को समझते चलेंगे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की अंतिम एवं पहली महिला शासका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी, ठीक है। इसके बाद रजिया बेगम ने अमीर आकुर, घोड़ों का सरदार, अमीर आकुर को मतलब है घोड़ों का सरदार, या उसी को उनका लवर भी बोला जाता है, यानी इसका प्रेमी था, किसका, तो रजिया सुल्तान का। उसका नाम क्या था, तो याकूत। कौन था, जलालुद्दीन याकूत। कौन था, तो याकूत। याकूत नाम याद करके चलना। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब और किसने की थी, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी आपके लिए, आप इसको याद करके रखेंगे। रजिया सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी कब और किसने की, तो इल्तुतमिश के पुत्र को नाम तो बहराम शाह है। किसके पुत्र का, इल्तुतमिश के पुत्र का नाम तो बहराम शाह है। तो बहराम शाह ने ही रजिया सुल्तान को मारा था। जब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान भटिंडा के पास के बंदी थे, तो वहाँ पर चले आ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, भटिंडा के पास कैथल है, कैथल नामक स्थान, वहाँ पर क्या किया था, बहराम शाह ने मार दिया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रजिया सुल्तान की मृत्यु कब और किसने की, तो ये की थी बहराम शाह ने। किसने, तो बहराम शाह ने, ठीक है। अच्छा, कहाँ की थी, तो कैथल के पास में। किसके पास में, कैथल के पास में, ठीक है। अच्छा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिन्हास उस्तराज के अनुसार रजिया की मृत्यु का कारण क्या था। एक मिन्हास इतिहासकार का नाम है मिन्हास उस्तराज, उनके अनुसार रजिया सुल्तान की मृत्यु का कारण क्या था, तो उनका कारण क्या था, रजिया सुल्तान का स्त्री होना। क्या था उसका कारण, रजिया सुल्तान का स्त्री होना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन याद करना। रजिया का क्या होना, स्त्री होना। स्त्री होना ही उनकी मृत्यु का कारण बना, ठीक है। अच्छा, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो चंद्रबरदाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चंद्रबरदाई, ठीक है। कौन है, तो चंद्रबरदाई है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन, लोहगढ़ किस जिले में स्थित है, तो भरतपुर में। किस में है, तो भरतपुर में स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी किसने कहा था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में पूछा जाएगा, तो एडोल्फ हिटलर। किसने, तो एडोल्फ हिटलर ने बोला था इनको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किसने किया था, तो सन्यासियों। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा, किसने किया था, तो सन्यासियों ने किया था। तो अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह तो बहुत सारे हुए, लेकिन पूछा जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किसने किया था, तो वो किया था सन्यासियों ने, ठीक है। आनंद मठ की रचना किसने की थी, तो आपको पता है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने, तो बंकिम चंद्र ने। किसने, तो बंकिम चंद्र ने, ठीक है। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी। किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। इसके बाद है, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, एक किसने कहा था, ठीक है। तो ये बोला था अपना किसने, डफरेन ने। किसने बोला था, तो डफरेन ने, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो ये किसने कहा था, तो ये बोला था अरविंद घोष ने। किसने बोला था, तो अरविंद घोष ने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला है, कांग्रेस के लोग पदों की भूखी राजनीतिज्ञ हैं। ये किसने बोला था, तो ये बोला था बंकिम चंद्र ने। किसने बोला था, तो बंकिम चंद्र ने बोला था, ठीक है। इसके बाद धन विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी। किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने ये धन विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये दादा भाई नौरोजी ही थे, ठीक है। कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी ही थे, ठीक है। इसका बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1905 में। किसने, तो करजन ने, ठीक है। किसने की थी, तो करजन ने की थी। इसके बाद बंगाल विभाजन का विरोध में कौन सा आंदोलन, जैसे ही बंगाल विभाजन की बात हुई, तो वहाँ पर जो कांग्रेस के जो नेतागण थे, उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत कर दी। उस आंदोलन का नाम है क्या, स्वदेशी आंदोलन। कौन है अपना, तो स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन है, तो स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी, तो 7 अगस्त 1905 को। कब को,
1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद किस अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1906 का कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन में ही क्या हुआ कि स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई थी। और यह स्वराज की मांग की किसने थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इतना इंपॉर्टेंट है। 1907 में, कब? 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई थी। तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने। किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलेंगे हम। तो आमार सोनार बांग्ला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आज वर्तमान में बंगाल का राष्ट्रीय गीत बोला जाता है इसको। आमार सोनार बांग्ला आज वर्तमान में किसका राष्ट्रगीत है? तो बांग्लादेश का, ठीक है। तो आमार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर, देखो एक एक पॉइंट में 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, तो ध्यान से करते चलना। आमार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब लिखा था या कब उसकी रचना थी या गाया था? तो इम्पोर्टेंट है, जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसी टाइम उन्होंने क्या किया था? इसको गाया था, ठीक है, या इसको लिखा था। तो कब? स्वदेशी आंदोलन के समय, स्वदेशी आंदोलन के समय, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है युगांतर पत्रिका 1905 में लिखी गई। देखो एक एक चीज़ में 2-2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। युगांतर पत्रिका कब बनाई लिखी गई थी? तो 1905 में। इनको लिखने वाले कौन थे? तो इनको लिखने वाले व्यक्ति थे 2 जने, ठीक है। एक तो हथे अपने बरेंद्र घोष और दूसरे हथे भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। तो इसके कौन से लेखक? तो बरेंद्र घोष कौन थे? तो बरेंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त क्या कौन थे? तो इसके लेखक थे। इसके बाद अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? तो वेरी वेरी मोस्ट है, पी मित्रा ने। किसने किया था? तो पी मित्रा ने किया था। इसके बाद अभिनव भारत की संस्था का गठन किसने किया था? तो 1904 में। कब? 1904 में। तो विनायक दामोदर सावरकर। किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने क्या किया था? इसका गठन किया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलेंगे हम आगे। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अनुशीलन जो समिति है उसका उद्देश्य था खून का बदले खून, यानी खून के बदले खून। और उस टाइम पर अनुशीलन समिति की कितनी शाखाएं खुली गई थी? तो लगभग 500 शाखाएं। कितनी शाखाएं खुली गई थी? तो 500 शाखाएं खुली गई थी। इसमें नौजवान लड़के को जोड़ा गया था, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में कहानी है, जब हम हिस्ट्री उसको पढ़ाएंगे डिटेल से तब आप समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अभी हाल में बनलाइन के अनुसार चलते चलेंगे अपन, ठीक है। बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस कौन गया था? तो अनुशीलन समिति के एक सदस्य का नाम था P.N. बापट। कौन नाम था? तो P.N. बापट था। वे पेरिस गए बम बनाने की कला सीखने के लिए। तो कौन थे? तो P.N. बापट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है अपना? महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? तो आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र के लिए बाल गंगाधर तिलक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उनकी एक पत्रिका का नाम है केसरी। तो केसरी पत्रिका ने ही महाराष्ट्र में क्या हुआ? क्रांतिकारी आंदोलन का वर्चस्व बढ़ गया था, ठीक है। तो कौन सी पत्रिका थी? तो केसरी पत्रिका के द्वारा। किसकी? तो बाल गंगाधर तिलक की केसरी पत्रिका है, उसी को महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन का श्रेय जाता है। तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? तो इनको कहा वैलेंटाइन सिरोली ने। किसने? तो वैलेंटाइन सिरोली ने, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है अपना? इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की थी? तो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का उदय किस सम्मेलन में हुआ? तो हम आपको बताएं मुस्लिम लीग पहले कुछ नहीं था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो अब आपको बता दें सन 1906 में। कब? 1906 में, जब सलीमुल्लाह खान है उनके यहाँ निमंत्रण के समय पर मुस्लिम लीग का उदय हुआ। किसके? तो सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण के समय पर मुस्लिम लीग का उदय हुआ था, ठीक है। मुस्लिम लीग का संविधान कब और कहाँ बना था? तो 1907 में कराची में बना था। कब बना था? 1907 कराची में इनका
अलग से क्या बना था, संविधान बन गया था। ठीक है, इसके बाद अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन बना था? जैसे ही इन्होंने 1907 में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली तो पहला अध्यक्ष किसको बना होगा? तो पहला अध्यक्ष बना होगा तो आगा खां को। किसको बनाया गया था? तो आगा खां को। ठीक है, किसको बनाया गया था? तो आगा खां को बनाया गया था। विलियम कर्जन बायली की गोली मार कर हत्या किसने कर दी थी? तो मदन लाल धींगरा ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मदन लाल धींगरा ने। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है अपना, किस बादशाह ने जॉर्ज पंचम तथा मैरी का स्वागत किया था? तो आपको पता होना चाहिए जो दिल्ली दरवाजा लगाया गया था सन 1911 में। ठीक है, तो उस टाइम पर बंगाल का जो अपना भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था कौन था? तो हार्डिंग था। कौन था? हार्डिंग। तो हार्डिंग के समय में कब? 1911 में हार्डिंग ने, किसने? हार्डिंग ने इनका स्वागत किया था। अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, 1911 में ही जो अपनी राजधानी दिल्ली है उसको बनाने का निर्णय ले चुके थे। तो 1912 में, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पेपर में पूछा जाएगा, हम जो बोलते हैं उसको ध्यान में रखना। तो 1912 में दिल्ली को राजधानी बना गया। तो इसके पहले राजधानी क्या थी? तो इसके पहले दिल्ली से पहली भारत की राजधानी कलकत्ता थी। क्या थी? कलकत्ता। तो कब बनाया गया था? 1912 में। निर्णय कब लिया गया था? तो 1911 में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस ने। ठीक है, इसके बाद गदर पार्टी की स्थापना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 1 नवंबर 1913 को, कब? 1913 को फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में, कहाँ पर? अमेरिका में क्या हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और एक किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने। किसने? तो लाला हरदयाल ने। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सोहन सिंह भाकना। कौन थे? तो सोहन सिंह भाकना थे। ठीक है, कौन थे? तो भाकना। ठीक, अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि कब दी गई थी? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1915 में। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आपको पता है 1915 जो प्रथम विश्व युद्ध का समय है, उसी टाइम पर महात्मा गांधी ने क्या किया था? तो घायल सैनिकों को क्या करते थे? उपचार करते थे। क्योंकि कौन? जो पहला प्रथम विश्व युद्ध के समय जो अंग्रेजी सैनिक थे जो घायल होकर वापस लौट कर आते थे, उन लोगों का उपचार करते थे। तो इसके लिए अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि दे दी थी। किसकी उपाधि दी थी? तो केसरी हिंद। तो किसने दी थी? अंग्रेजों ने 1915 में। किसने दी थी? महात्मा गांधी को 1915 में अंग्रेजों ने दी थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है अपना, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल एक हो गए थे? तो आपको पता होना चाहिए 1907 में तो सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे, लेकिन लखनऊ अधिवेशन 1916 में, कब? लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे? तो एक हो गए थे। तो किसमें? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। किसमें? लखनऊ अधिवेशन में। किसमें? अधिवेशन में क्या हुआ? एक हो गए थे। ठीक है, इसका मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस ने मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना किस अधिवेशन में की थी? तो एक स्थापना की थी लखनऊ अधिवेशन में, उसी अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, अच्छा, स्वशासन के लिए तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्वशासन के लिए तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो क्या करी थी उनने? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करी थी। कहाँ की थी? होम रूल लीग की। और कहाँ की थी? तो पूना में करी थी। कितने करी थी? तो पूना में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो उसी टाइम पर। किस टाइम पर? उसी टाइम पर, यानी 1916 में मद्रास में। देखो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहना। यानी मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बाकी थी किसने? तो एनी बेसेंट ने। तो 1916 में करी थी। कितने? मद्रास में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग है उसके सचिव कौन थे? कौन के प्रथम सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल। कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल थे। कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल थे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो देखो इंपॉर्टेंट है, डेटें अपन को याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार अच्छी तरह से पढ़ना, सुनना, समझना और लिखते जाना तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। कहते हैं अहमदाबाद गुजरात साबरमती के किनारे पर। तो कब हुई थी? 1916 में। कहाँ पर? अहमदाबाद में।
कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात, साबरमती के किनारे पर। चंपारण आने के लिए किसने महात्मा गांधी को प्रेरित किया था? तो देखो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है कि चंपारण जो है बिहार में है। पहली चीज़ तो क्या करेंगे आप? चंपारण बिहार में स्थित है। बिहार में सन 1917 में बिहार के किसानों के ऊपर जो अंग्रेज थे वो 3 कठिया प्रथा लगाए हुए थे। 3 कठिया का प्रथा का मतलब होता है यदि हमारे पास एक खेत है तो उसका 3 हिस्से पर उनके लिए नील की खेती की जाएगी और एक हिस्से पर हम कर सकते हैं खेती। तो वो 3 कठिया जो प्रथा थी, वो 3 कठिया प्रथा को मिटाने के लिए बिहार के किसानों ने गांधी जी को चंपारण बुलाया था। तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह, पहला आंदोलन था। याद रख लेना, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला सत्याग्रह तो किसने बुलाया था? तो बिहार के किसानों ने। इसको कहाँ पर? तो बिहार के किसानों ने। किसने? बिहार के किसानों ने बुलाया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने किस प्रथा को हटाया था? तो अभी हमने क्या बताया? तो 3 कठिया प्रथा को हटाया था। तो कौन सी प्रथा हटा दी थी? 3 कठिया प्रथा, और जो हम बता चुके 3 कठिया प्रथा क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं हम महात्मा गांधी ने पहली भूख हड़ताल कब की थी? तो आपको याद करना है इसके लिए, जो महात्मा गांधी थे तो पहली बार भूख हड़ताल उन्होंने कब की थी? तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए की थी। किसके लिए की थी? तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए की थी। कब की थी? तो 1918 में। कब की थी? 1918 में, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए, किसके लिए? मिल मजदूरों के लिए भूख हड़ताल की थी पहले, ठीक है। इसके बाद रॉलेट एक्ट। यदि हम रॉलेट एक्ट की बात करते हैं तो यह 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था, ठीक है। यदि हम रॉलेट एक्ट की बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून बनाया था जो बिना अपील, बिना दलील तथा बिना वकील, मतलब ना तो इस एक्ट के तहत यदि किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इस एक्ट के तहत ना तो कोई व्यक्ति कोई अपील कर सकता है, ना कोई दलील यानी सबूत दलील कर सकता है, ना ही कोई वकील कर सकता है। यानी शक के दायरे पर भी इस पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा था किसका? अंग्रेजों का। इसलिए उन्होंने रॉलेट एक्ट को नियम बनाया था, यानी कानून बनाया था, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट कब? 19 मार्च 1919 को। इसके बाद गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब करी थी? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में, जब रॉलेट एक्ट ऐसा चल रहा था तो गांधी जी ने क्या किया? यहाँ पर अंग्रेजों को इस एक्ट के विरोध किया। तो कब किया था? तो उन्होंने हड़ताल कर दी थी। कब की थी? 6 अप्रैल 1919 को। यदि इस हड़ताल की बात करते हैं तो 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह क्या है? अच्छा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है क्यों हुआ था? क्योंकि इसी एक्ट के तहत, ठीक है, किस एक्ट के तहत? रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। तो क्या हुआ? जो भारतीय कांग्रेस यानी सभी लोग मिलजुल कर क्या एक जलियांवाला बाग नामक स्थान पर क्या हुए? इकट्ठे हुए और वहाँ पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चला दी थी। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और याद करके चलना है कि जो जलियांवाला बाग पर गोली चलाने के लिए आदेश किसने दिया था? तो उसका आंसर आप देंगे क्या? जनरल ओ डायर। कौन? जनरल ओ डायर ने आदेश दिया था। और अंधाधुंध गोलियां किसने चलाई थी? तो जनरल डायर ने। किसने? जनरल डायर ने। कहा जाता है कि यहाँ पर बताया नहीं गया है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। वे बताते थे 2,500-3 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। क्योंकि वहाँ पर जो जलियांवाला बाग था वो चारों तरफ से बंद था, तो वहाँ पर कुआं था, तो जो और सामने गेट पर अंग्रेजों ने खड़े होकर मतलब गोलियाँ चला दी थी, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो आपके जो क्वेश्चन जो हमने बताया है, जनरल ओ डायर ने इसका आदेश दिया था और जनरल डायर ने यहाँ पर क्या की थी? गोलियाँ चलवाई थी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह क्या है? तो हमने बता दिया डॉक्टर सतपाल। कौन? डॉक्टर सतपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की
गिरफ्तारी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय से तो पद से कार्यकारी वायसराय से पद से इस्तीफा दे दिया था। जैसे ही हत्याकांड की घटना हुई तो जो गवर्नर जनरल है उनकी वायसराय की कार्यकारी परिषद से किसने इस्तीफा दिया था, तो हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था, शंकरन नारायण ने। किसने, तो शंकरन नारायण ने, ठीक है। अच्छा, नारायण ने, ठीक है, किसने दिया था, तो शंकर नारायण ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। हंटर आयोग, अच्छा, जैसे ही जे अपना देखो चल आगे पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, याद करना। जैसे ही जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके लिए हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर आयोग की स्थापना करी गई। तो पूछ लेते हैं कि हंटर आयोग की स्थापना किसके लिए की गई थी, तो जलियांवाला बाग की पता लगाने के लिए कि इसमें मतलब किस किस का हाथ था, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि जो तो मतलब सीधी सी बात है, ठीक है, आप उनको तो याद करके चलना है, अभी हम इतना नहीं बोल सकते हैं, बाद में हम पूरा समझाएंगे क्या है। तो हंटर आयोग किसकी अध्यक्षता में, हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग हुआ था, जो जलियांवाले बाग की कमी पता लगाने के लिए कि इसमें क्या क्या हुआ था। इसमें कितने सदस्य थे, तो 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, तो 8 सदस्य थे। तो देखो हंटर आयोग किससे संबंधित है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो जलियांवाले बाग से, किससे है, जलियांवाला बाग से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, जलियांवाला बाग किसकी संपत्ति है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग जो है किसकी संपत्ति है, तो आपको आंसर में देना पड़ेगा जल्ली नामक व्यक्ति की। किसकी, तो जल्ली नामक व्यक्ति है, उसी के नाम पर जलियांवाला बाग बनाया गया था, ठीक है। पूरे प्रदेश में खिलाफत आंदोलन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे ही जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद भारत में एक प्रकार से बहुत सा ज्यादा विरोध होने लगा, किसका, अंग्रेजों का। तो आप लोगों का क्वेश्चन अगर क्या है, पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया, यानी खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, तो आपको याद करना है 19 अक्टूबर 1919 को, 19 अक्टूबर 1919 को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके चल रहा है, ठीक है। इसका हिंदू तथा मुसलमानों की संयुक्त बैठक कॉन्फ्रेंस अध्यक्षता गांधी ने कब की थी, तो एक हुई थी अपनी कौन सी, तो 23 नवंबर 1919 को। कब हुई थी, तो 23 नवंबर 1919 को। कब, 1919 को क्या हुई, एक बैठक हुई। जैसे ही ये बैठक हुई, क्या हुई, ये बैठक हुई तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। कब हो, क्या हो गया था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी अपनी कब, तो ये हुई थी अपनी दिसंबर यानी 1 अगस्त 1920 को। कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की स्थापना शुरुआत हो गई थी। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की पुष्टि किस अधिवेशन में की थी, तो कांग्रेस ने जो नागपुर अधिवेशन है, कौन सा अधिवेशन है अपना, तो नागपुर अधिवेशन 1920 का नागपुर अधिवेशन में ही इसकी पुष्टि कर दी थी। किसकी, कि असहयोग आंदोलन की पुष्टि हो चुकी थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद असहयोग आंदोलन पर असहमति किस किसने जताई थी, तो देखो ऐसा है कि कुछ व्यक्ति अपने ही देश के ऐसे हैं कि मतलब इन्होंने क्या किया, असहमति जता दी थी। तो उन व्यक्तियों के नाम कौन कौन से हैं, तो आपको याद करके चलना है। उनमें आता है सबसे प्रमुख को है तो मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे को हैं तो एनी बेसेंट, और तीसरे बिपिन चंद्र पाल। तो ये 3 नाम आपको नहीं भूलना है। तो जो अपना असहयोग आंदोलन है इस पर कौन किसने, किसने, तो अली जिन्ना ने, किसने, अली जिन्ना ने। दूसरे कौन थे, तो एनी बेसेंट थी, कौन थी, एनी बेसेंट थी। और तीसरे कौन थे, तो बिपिन चंद्र पाल थे। कौन थे, बिपिन चंद्र पाल थे, जिन्होंने असहमति जताई थी, ठीक है। असहयोग आंदोलन पर असहमति जताई थी तो उसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्या कर दिया था, तो स्थगित कर दिया था। तो ये आंदोलन कब स्थगित किया, तो 5 फरवरी 1922 को। कब, 5 फरवरी 1922 को क्या कर दिया था, इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। इसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी को जैसे ही उन्होंने स्थगित किया और अंग्रेजों द्वारा इन्हें 13 मार्च 1922 में, कब, 13 मार्च 1922 में क्या कर लिया, इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और इन्हें गिरफ्तार कितने साल तक कैद रखा, तो 6 साल की इन्हें सजा सुनाई गई। कितने साल की, 6 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन इन्होंने पूरी सजा नहीं काटी क्योंकि इनकी क्या हुआ, स्वास्थ्य खराब होने के कारण इन्हें रिहा जल्दी कर दिया गया। तो अपन अब इसमें क्या करेंगे कि गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया, तो आपको याद करके चलना है इन्हें 13 मार्च 1922 को। कब, 13 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया और इन्हें 6 साल की सजा हुई। कितने साल की,
तो 6 साल की सज़ा हुई, ठीक है। अच्छा, 6 साल की सज़ा होने के बाद इन्हें क्या किया, 5 फरवरी 1924 को, कितने 5 फरवरी 1924 को क्या होगा, इन्हें रिहा कर दिया गया। क्यों रिहा कर दिया गया, तो क्योंकि इनका स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण। अच्छा, मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन थे, तो यहाँ पर याद करना। इसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए, मेवाड़ क्या लगा अपना, तो मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन थे, तो 1922 में मोतीलाल तेजावत। कौन, मोतीलाल तेजावत। इन्होंने भील आंदोलन, कौन सा, मेवाड़ आंदोलन, मेवाड़ भील आंदोलन किया था उन्होंने, ठीक है। तो 1922 में मोतीलाल किसने, तेजावत ने क्या किया, मेवाड़ भील आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी, तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी, इसको याद करना इसको चलेंगे 1923 में। कब, 1923 में किसने, इलाहाबाद में, कब, कहाँ पर, इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू। किसने, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने क्या किया था, तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसके बाद आगे आ जाते हैं, महात्मा गांधी किस अधिवेशन में अध्यक्ष हुए थे, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी ने जो बेलगाम अधिवेशन, इंपोर्टेंट है, बेलगाम अधिवेशन 1924, कौन सा, 1924, और जो बेलगाम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक में, ठीक है। इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है अपनी, जो हुई थी 1924 में। कब हुई थी, 1924 में। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो सचिंद्र सन्याल ने। किसने, सचिंद्र सन्याल ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1928 में। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 1928 में जा कही थी किने, तो भगत सिंह ने। किसने की थी, तो भगत सिंह ने। इसके बाद काकोरी कांड कब किया गया, काकोरी कांड कब किया गया था, तो एक किया गया था अपना, कब, ये हुआ था अपना 9 अगस्त 1925 को। क्या हुआ, काकोरी कांड के बारे में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। काकोरी कांड, काकोरी नामक एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर क्या किया कि अपने यहाँ के नौजवान क्रांतिकारी वीरों ने, जो अभी नीचे देखना है अपन को, उन्होंने क्या किया कि ट्रेन को लूटा, क्या ट्रेन को लूटा और वहाँ से हथियार वगैरह क्या किए, लूट लिए। इसलिए उसको बोला जाता है काकोरी कांड, यानी कि ट्रेन का डब्बा लूट लिया था, हथियार और उनके पैसे वगैरह सब लूट लिए थे अंग्रेजों के, ठीक है। तो वो क्या होता है अपना काकोरी कांड। तो एक काकोरी कांड जो है एक कब हुआ था, तो ये हुआ था अपना, तो 9 अगस्त 1925 में। कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 में। कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरकारी खजाना लूटने का विचार, तो जे हुआ काकोरी कांड, ठीक है, जो हमने अभी बताया। सरकारी खजाना लूटने का विचार किसके मन में आया था सबसे पहले, तो राम प्रसाद बिस्मिल। कौन, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, के माइंड में आया था कि चलो अपन एक काम करें, सरकारी खजाना लूट लें, ठीक है। तो इन्होंने खजाना लूटा और साथ में इसमें क्या लूटा, इसके हथियार वगैरह भी लूट लिए, ठीक है। इसके बाद काकोरी कांड में आजीवन कारावास किसको हुआ था, तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, सचिंद्र सन्याल। किसको, सचिंद्र सन्याल को क्या हुआ, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल क्या कहते हुए फांसी पर चले गए थे इसी के कारण, तो ये बोला, इन्होंने हंसते हंसते फांसी कबूल कर ली थी। तो ये कहते गए थे कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य की पतन की इच्छा करता हूँ। वेरी वेरी मोस्ट है, मैं ब्रिटिश साम्राज्य, किसकी, ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, और ऐसा कहते हुए एक फांसी पर चढ़ गए थे, ठीक है। इसके बाद पहला भारतीय मुसलमान जो स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ा, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी है अशफाक उल्लाह खां। कौन थे, तो अशफाक उल्लाह खां, जो पहले मुस्लिम शासक थे जो स्वतंत्रता के लिए काय पर चढ़ गए थे, तो फांसी पर चले गए थे। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना, देखो ऐसा है, जो महिलाएं हैं उन्होंने अपनी सुरक्षा सेफ्टी के लिए अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की थी। कब की थी, तो 1926 में। कब की थी, 1926 में। इसके बाद व्हाइट मैन कमीशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हाइट मैन कमीशन किसे कहा जाता है, तो व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है साइमन कमीशन को। पहला क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाता है, क्या है,
साइमन कमीशन। अच्छा, व्हाइट मैन कमीशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें सारे लोग जो सदस्य थे व्हाइट मैन कमीशन में, शायद 4 सदस्य थे या 5, यानी 4 सदस्य थे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये सभी गोरे लोग थे, यानी अंग्रेज थे। इसमें कोई भी मतलब हिंदुस्तानी नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ है। ठीक है, और ये कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को क्या हुआ, भारत आया था। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। इसके बाद साइमन कमीशन का विरोध नहीं करने वाले दल कौन से? तो जस्टिस पार्टी, याद कर लेना, जस्टिस पार्टी कौन सी? जस्टिस पार्टी। और पंजाब यूनिस्ट पार्टी, कौन सी? पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। ठीक है। अच्छा, किस बिल के विरोध में असेंबली हॉल पर बम फेंका गया? तो देखो, अब इसको थोड़ा आपको अपने समझना पड़ेगा। पब्लिक सेफ्टी बिल, पहले तो आंसर लिख लेते हैं अपन। क्या करते हैं? पब्लिक सेफ्टी बिल। यदि हम पब्लिक सेफ्टी बिल की बात करते हैं तो इस बिल के लिए जो अंग्रेज हैं इन्होंने ये बिल चालू किया था। ठीक है, तो इसका विरोध किया था किसने? बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने असेंबली हॉल पर। किस पर? असेंबली हॉल पर जो खाली कुर्सियां थी वहां पर बम फेंक दिया था और चेताया था, मतलब उसको चेतना दी थी कि आप ऐसा नहीं कीजिए। ठीक है, तो किसने इसमें पब्लिक सेफ्टी असेंबली हॉल पर किसने फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त। किने? बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने। भगत सिंह ने असेंबली हॉल पर क्या बोला था? बम फेंक दिया था। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हो गई थी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्यरात्रि में रावी नदी के झंडा फहराया था। किस नदी किनारे? तो रावी नदी के। और 31 दिसंबर 1931 को। कब? 31 दिसंबर 1931 को झंडा फहराया। और 26 जनवरी 1930 को इन्होंने क्या हो गया, इनका मतलब प्रस्ताव पारित हो गया का कि स्वतंत्रता मनाने का प्रस्ताव, यानी स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित हो गया। यानी क्या हुआ? स्वतंत्रता मनाने का प्रस्ताव दे दिया। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया। कब? तो 26 जनवरी 1930 को। और इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा का प्रस्ताव दे दिया गया। ठीक है, इसके बाद दांडी यात्रा में कितने व्यक्ति थे? तो दांडी यात्रा में थे 24 व्यक्ति। कितने थे? तो 24 व्यक्ति थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात के भरूच जिला तक दांडी नमक क्योंकि क्या हुआ उस टाइम पर जो महात्मा गांधी जो अंग्रेज हैं इन लोगों ने नमक के दाम बहुत बढ़ा दिए थे। तो जो गरीब जनता थी उसको, मतलब गरीब व्यक्ति था, मतलब नमक के लिए भी उन्होंने तरसा दिया था। इसके लिए गांधी जी ने स्वयं बोला था कि हम खुद यहाँ पर जाएंगे और नमक बनाएंगे। तो इसी को बोला जाता है नमक कानून। और इसमें कितने दिन लगे थे? 24 दिन लगे थे। इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोस ने नमक सत्याग्रह की तुलना किससे की थी? तो नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो नेपोलियन की एल्वा से, कहाँ से? एल्वा से पेरिस की यात्रा को ही इन्होंने क्या किया? नमक यात्रा की तुलना की इससे। ठीक है। अच्छा, किस समझौते पर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर दिया था? यानी किस समझौते पर? तो इरविन पैक्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1931 में इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था। किसके बीच में? गांधी जी के बीच में। उसी के तहत उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। और इसी पैक्ट को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट है, जो पेपर में पूछा जाता है। किसके पैक्ट के नाम जाना? तो दिल्ली पैक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है, या दिल्ली समझौता। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरा सम्मेलन। अच्छा, किस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? देखो, जो गोलमेज सम्मेलन है उसकी बात चल रही है यहाँ पर। तो किस गोलमेज सम्मेलन? तो यहाँ अपने भारत में गोलमेज सम्मेलन, जो मतलब गोलमेज सम्मेलन भारत में नहीं, लंदन में हुए थे। कहाँ हुए थे? लंदन में। तो गोलमेज सम्मेलन हुए थे 3। कितने हुए थे? 3। तो 30, 31 और 32। 1930, 1931, 1932 पूरा डिटेल से बता दिया जाएगा। लेकिन अभी हाल क्या कर रहा है? किस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो दूसरे में। किस में भाग लिया था? दूसरे में। वो भी असफल हुआ था। तीनों असफल हो गए थे। क्या हुआ था? तीनों असफल हो गए थे। ठीक है। तो गांधी ने किस में लिया था? तो दूसरे
अधिवेशन में। और दूसरा कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1931 में। कब हुआ था, 7 अगस्त 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसी में गांधी जी को क्या सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, तो गांधी जी ने भाग लिया था और वहाँ से भाग भी आए थे, क्योंकि कुछ कारण है, बाद में देख लेंगे अपन, बाद में बताएंगे इसको कि क्या है, ठीक है। तो तीनों सम्मेलन में इंग्लैंड के तो रैमजे मैकडोनाल्ड, कौन, रैमजे मैकडोनाल्ड, कौन, मैकडोनाल्ड। तो आंसर क्वेश्चन क्या होता है, तीनों सम्मेलन में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री था, ठीक है, इंग्लैंड का। और तीनों कहाँ हुए, तो इंग्लैंड में, लंदन में हुई थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति हैं, दलितों की तरफ से, दलित व्यक्तियों की तरफ से भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर, यानी कौन थे, तो अम्बेडकर जी, कौन थे, तो अम्बेडकर जी थे, ठीक है। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम वापसी कब हुई थी, तो 1934 में। कब हुई थी, तो 1934 में क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस हो गया था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन किस सैन्य टुकड़ी ने सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो गढ़वाल टुकड़ी, उसका नाम था गढ़वाल टुकड़ी थी, कौन सी, तो गढ़वाल टुकड़ी या गढ़वाल सेना टुकड़ी, ठीक है, सैन्य टुकड़ी। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को। कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1934 में हुई थी। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे, तो 1939 के, कौन में, 1939 के अधिवेशन में चुने गए थे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा विवाद हुआ था, तो गांधी जो अम्बेडकर जो अपने सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने यहाँ से जैसे इनकी जगह पर पट्टा विजेता रवैया को क्या कर दिया था, अध्यक्ष बना दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस क्या हुए थे, यहाँ से वापस आ गए थे, और वापस आने के बाद इन्होंने खुद अपनी एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो 1 मई 1939 जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसके बाद, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः चालू कब हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ क्यों, तो जो इरविन पैक्ट हुआ था गांधी जी की और इरविन के बीच में, उसमें उनकी बात को नहीं माना गया था। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से चालू कर दिया था 3 जनवरी 1932 में। कब, 3 जनवरी 1932 को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी, तो फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, तो सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जनरल डायर की हत्या किसने की थी, तो जनरल डायर की हत्या किसने की थी, तो जी जनरल डायर वही जनरल डायर हैं जिन्हें जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, उस टाइम पर गोली चलवाई थी। तो उनकी हत्या करना उनकी हत्या किसने की थी, तो ऊधम सिंह ने की थी। किसने की थी, तो ऊधम सिंह ने की थी, ठीक है, ऊधम सिंह ने की थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आज अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में हुई थी, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन याद करना चलना कि लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन किस अधिवेशन में, और लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की मांग लाहौर अधिवेशन में हुई थी। अच्छा, तो पाकिस्तान की मांग करने वाला व्यक्ति कौन है, तो मोहम्मद अली जिन्ना था। कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना था। और कब की गई थी, तो 1940 में। कब की गई थी, तो 1940 में। तो याद करना 1940 में कौन, जिन्ना ने, किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पास किया, तो आंसर में देंगे आप लोग वर्धा में। कहाँ, वर्धा में। इसके बाद भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, यानी भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है उसे स्वीकार किया गया था। तो कब स्वीकार किया गया था, तो इसको स्वीकार था 8 अगस्त 1942 को। कब, 8 अगस्त 1942 को। ये डेट पूछी जाती है, वेरी वेरी मोस्ट है, जो पेपर में पूछा जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसकी मन में आया, अच्छा, आज़ाद हिंद फौज, याद करना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद फौज का विचार, क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनना। विचार आया था कैप्टन मोहन सिंह के माइंड में, ठीक है। तो सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने बनाया, तो कैप्टन मोहन सिंह। अच्छा,
सुभाष चंद्र बोस का जन्म, अब कैप्टन मोहन सिंह में का सुझाव हुआ था और स्थापना किसने की थी, रास बिहारी बोस ने। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस। कौन किसके, तो आज़ाद हिंद फौज के। तो ध्यान रखना, ये तीनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 27 जनवरी, 27 इनका जन्म हुआ था, तो नहीं 27 नहीं 23 जनवरी इनका जन्म हुआ था, 23 जनवरी 1897 को। कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ, उड़ीसा के कहाँ हुआ था, तो कटक में हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट है, जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की महिलाओं के लिए एक ब्रिगेड बनाई गई थी, उसका नाम क्या था, तो आपसे पूछा जाए तो उसका नाम होता लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। क्या था उसका नाम, तो लक्ष्मीबाई ब्रिगेड था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी आज़ाद हिंद फौज में भी महिलाओं को शामिल किया जाने लगा था। इतना सोचो आप उस टाइम पर, ठीक है, जब भारत की आज़ादी का समय था, उस टाइम में महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाते हैं, तो आज़ाद हिंद फौज की अभियोक्ताओं की पैरवी किसने की थी, तो पैरवी के लिए नेहरू ने की थी। किसने की थी, तो नेहरू ने की थी, यानी 4 लोग थे। ये 4 लोग कौन थे, तो नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, के.एन. काटजू और भोला भाई। कौन थे, तो भोला भाई। इन 4 व्यक्तियों ने क्या किया था, आज़ाद हिंद के अभियोक्ताओं की पैरवी की थी। वेरी वेरी मोस्ट है। वायुसेना ने अंग्रेजों के खिलाफ हड़ताल कब किया था, तो ये हड़ताल हुआ था कराची कितने, पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान में, ठीक है। तो 20 फरवरी, कब, 20 फरवरी को कराची में की थी। कहाँ की थी, तो कराची में, ठीक है। सुनते चलना, अगर दिखेगा नहीं, मैं कम स्पेस है इसलिए। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार किया, मतलब कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की योजना कब स्वीकार करो, तो जो स्वीकार करो तो उन्होंने 25 जून 1946 को, क्योंकि कैबिनेट मिशन कब आया तो भारत, 1946 में, तो 25 जून 1946 को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था, मुस्लिम लीग ने, तो 27 मार्च 1947 कब मनाया था, तो 27 मार्च 1947 को क्या किया था, तो पाकिस्तान दिवस मनाया था। किसने, मुस्लिम लीग ने। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था अपना 2 सितंबर 1946 को। कब, 2 सितंबर 1946 को। और किसकी अध्यक्षता में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की, यानी नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, ठीक है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे, तो संविधान सभा के लिए चुनाव जो है अपने, ये कब हुए थे, तो जुलाई 1946 में। कब हुए थे, तो जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। इसका मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस, यानी जो मुस्लिम लीग थी, उन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी और उन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था, तो 15 अगस्त 1946 को। कब, 15 अगस्त 1946 को सीधा कार्रवाई दिवस मनाया गया। इसके बाद भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली थे। और ये पूछे थे, क्वेश्चन और पूछ लेते, ये किस पार्टी के थे, तो ये लेबर पार्टी के थे। किसकी पार्टी के थे, तो लेबर पार्टी के थे। फणिंद घोष की हत्या किसने की थी, यानी जो फणिंद घोष हैं, इनकी हत्या किसने की थी, तो वैकुंठ शुक्ल ने। किसने की थी, तो वैकुंठ शुक्ल ने क्या किया था, फणिंद घोष की हत्या कर दी थी, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष किसे बनाया गया था, ब्रिटिश, तो जॉर्ज यूल को। किसको, जॉर्ज यूल को कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष बनाया गया था। मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, एक किसने कहा था, तो गांधी जी ने। किसने कहा था, तो गांधी जी ने। इसके बाद डंडा फौज का गठन किसने किया था, तो चमनदीप ने। किसने किया था, तो चमनदीप ने किया था। इसके बाद नील की खेती करने वाला पर अत्याचार का जिक्र किसमें है, तो नील दर्पण में। किसमें है, तो नील दर्पण में है। और नील दर्पण का लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र। कौन है, तो दीनबंधु मित्र है। याद कर लेते हैं, जब पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है।
अब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह से और देखते चलना, ये तो सारे हैं। हाँ, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो मजहर उल हक। कौन था? तो मजहर उल हक, याद रखना, ठीक है। निरंकारी आंदोलन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाएगा। तो निरंकारी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो दयाल दास। कौन थे? तो दयाल दास, ठीक है। ब्राह्मण समाज का प्रतिज्ञान तैयार किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ ने। किसने? देवेंद्र नाथ ने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो शिवनारायण अग्निहोत्री। कौन थे? तो शिवनारायण अग्निहोत्री, वेरी वेरी मोस्ट है, अग्निहोत्री। अच्छा, इसके बाद अगला आ जाएगा तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाएगा इसको, वेरी वेरी मोस्ट। तो कलकत्ता में। कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में। ये आपके लिए सारे जितने भी हिस्ट्री क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में। कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में, ठीक है। इसके बाद विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में कहाँ संबोधन किया था? तो 1893 में। कब? 1893 में शिकागो में भाषण दिए थे उन्होंने, ठीक है, शिकागो में, ठीक है। इनके बारे में बहुत अभी उसमें और डिटेल है, बाद में बताएंगे, ठीक है। अच्छा, दिल्ली षड्यंत्र की मुखबरी किसने की थी? तो दीनानाथ ने, वेरी वेरी मोस्ट है, किसने की थी? दीनानाथ ने। और हाँ, एक क्वेश्चन और हम मतलब बता रहे हैं, जो हमने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसकी मुखबरी किसने की थी? तो उसका आंसर है हंसराज ने। किसने? हंसराज ने। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको लिख लेना आप लोग, किसने? हंसराज ने की थी, ठीक है। इसके बाद अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बना था? नरेंद्र गोसाई। कौन बना था? तो नरेंद्र गोसाई बना था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंकलाब जनता वार का नाम किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। किसने दिया था? तो भगत सिंह ने ये नारा दिया था। सबके लिए एक जाति एक ईश्वर एक धर्म, नारायण गुरु। किसने बोला था ये? तो नारायण गुरु ने, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सवर्ण हिंदू को फांसीवादी कहकर चरित्र का निरूपण किया था, यानी कांग्रेस का चरित्र निरूपण किया था, तो किसने किया था? तो अली जिन्ना ने। किसने? तो अली जिन्ना ने, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये बात किसने बोली थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने बोली थी ये? तो नेहरू ने। पेपर में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को राजनीतिक गुरु कौन है? तो देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास। कौन थे? तो चित्तरंजन दास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भारत का बिस्मार्क किसे बोला जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को। किसको बोला जाता है? वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। इसके बाद शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो स्वामी दयानंद। कौन थे? स्वामी दयानंद थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे बोला जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। किसको बोला जाता है? राजा राम मोहन राय को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। इसका राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो विवेकानंद से। किससे है? विवेकानंद से। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चल रहा है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो विवियन डिरेजियो। कौन थे? तो विवियन डिरेजियो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला है, किसकी अध्यक्षता में भारतीय छोड़ो आंदोलन पारित हुआ था? अब्दुल कलाम आज़ाद। किसकी में? अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलेंगे ऊपर, लोक हितवादी के नाम से किसको जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। किसको? गोपाल हरि देशमुख को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बिना ताज का बादशाह बोला जाता है। वेरी वेरी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझाने के लिए कुछ नहीं है, एक वन लाइनर है, तो इसको अभी आप लोग क्या करते जाएंगे, सीखते चलेंगे। एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट में है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग उसको याद करके चलते चलेंगे। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. और ह्यूम, जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी।
बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तो मोहम्मद अली, कौन, मोहम्मद अली और शौकत अली, किसने, शौकत अली ने। और ये कब की थी तो 1920 में। ये वही है खिलाफत आंदोलन जब वहाँ पर स्टार्ट हुआ था। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है तो चौधरी रहमत अली, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चौधरी रहमत अली। अच्छा, अली गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर क्या कहा था, यह आगे की तारीख का चेक है। इस पर जहाँ नहीं जगह नहीं है तो सुन लो इसको, यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट हो चुका है। इम्पोर्टेंट है, सुन लिया ना। हाँ, यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। ये बोला था किसने तो गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव जब आया था उसके बारे में बोला था। ठीक है। अगला, इंडियन इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने करी थी तो क्या करी थी, नेहरू जी ने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, सुभाष चंद्र बोस, दोनों ने मिलकर की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, देखो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग अलग अलग है, तो इसकी रास बिहारी बोस ने, किसने तो रास बिहारी बोस ने। ठीक है। इसके बाद आर्य महिला सभा की स्थापना की किसने की थी तो पंडिता रमाबाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसने की थी तो पंडिता रमाबाई ने की थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला 1947 में दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे जब अपन आज़ादी के समय पर तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अच्छा, इसके बाद किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। किसमें 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, पेपर में पूछा जाता है तो बिशन नारायण धर। कौन थे इसके अध्यक्ष तो बिशन नारायण धर। ठीक है। अच्छा, रेड रिबन की शुरुआत कब से हुई तो 1 दिसंबर 2007 से, 1 दिसंबर 2007 से। अब हमने क्या किया, हिस्ट्री के हमने पता कितने 425 क्वेश्चन हल कर लिए हैं 2 वीडियो में। कितने वीडियो में, 2 वीडियो में। ठीक है। मैंने कल कोशिश की थी लेकिन आज हमने पूरा ख़त्म कर लिया है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से समझेंगे, पढ़ना और इसको देखते जाना। मेरी गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपके हिस्ट्री के जो एसएससी जीडी और अदर जो जितने भी टेस्ट हैं, ये एक बार में पूरा हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट था, इसको आप लोग पूरा अच्छी तरह से कर लेना वन लाइन के रूप में। जब हम हिस्ट्री को डिटेल से पढ़ेंगे उस टाइम पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा और पूरा का पूरा बताया जाएगा। तो अब मैंने कोशिश की है आपको वन लाइन में लगभग पूर्णतः पूरी इतिहास जो अपन प्राचीन से लेके आधुनिक तक चल के आए हैं, तो उसके लिए आप लोगों के लिए बस इतना ही बोलूँगा कि मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। बस पढ़िए, मेरी गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।